still see that nearly more than 50% of production of the world is happening in these two countries, India and China. More than 50 or 60% production is happening in these two countries, round about near 1850. Now the issue is, around 1850, they tried to play with economies of both the countries, China and India. They destroyed these economies. And sorry, when I say they, I don't necessarily mean USA. I mean the West. It was the combination of Europe plus America who tried to destroy these two economies, especially Britain and Europe who tried to destroy economy of India and China. From fighting opium wars with China to destroying entire Indian economy. So first of all, you need to understand that in this graph, the rise of India and China that you see, जो इंडिया और चाइना का आप देख रहे हो कि नियरली 60% 50% तक चल रहा है, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इंडिया एंड चाइना हैड ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग बेस. यस और नो? ये बात तो क्लियर है. इंडिया एंड चाइना हैड ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग बेस. अच्छा, नंबर 2, so did they not have competition? They did. सीरिया से लेके, रोम से लेकर के, फ्रांस से लेकर के और साउथ चाइना तक, मतलब आसियान कंट्रीज तक कंपटीशन तो था ही. बट कभी भी ये नहीं हुआ कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को या उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस को अंदर से घुस करके तोड़ा जाए. अंदर से घुस करके तोड़ा जाए मतलब, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी चालू कर दी कि तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. उन्होंने इंडियंस के शिपिंग कॉस्ट को बढ़ा दिया. अगर तुम इंडियन हो और यू आर ओनिंग शिप तो तुमसे डॉक करने के ज्यादा पैसे लेने लगे. समझिए पूरी सप्लाई चेन कैसे खराब करी. शिप से शुरू किया. अगर आप इंडियन हो और आपके पास शिप है तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि शिप का टाइप ही चेंज कर दिया. उन्होंने कहा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इस तरह का नहीं, इस तरह का शिप रखिए. तो जो भारतीय जो शिप रखते थे, इंडियन जो शिप रखते थे, उन्होंने उसका टाइप ही चेंज कर दिया कि तुम इससे एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते. दूसरा, अगर कोई दूसरा शिप रख भी रहा है तो इंडियन है तो उस पर जो है वो डॉक करने की ड्यूटी या रख रखाव की ड्यूटी या मेंटेनेंस की ड्यूटी जो भी था वो बढ़ा दिया. फिर क्या किया, फिर आए प्रोडक्ट्स में. कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, उन प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी. ठीक. और उसके बाद क्या किया कि जिस कंट्री में आपका जा रहा है वहां से बोल दिया कि आप उसका वो देखोगे रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इंडियन ओन्ड शिप है उससे और ड्यूटी लो, इंपोर्ट ड्यूटी लो. वहां पर क्या हुआ, लोगों के लिए ट्रेड करना मुश्किल. 67, the first intervention in Indian affairs by British government came in 1767. It demanded 10% share in the plunder. So in 1767 they demanded 10% share in entire जो रेड्स में वो अपना इकट्ठा करके लाते थे उसमें. ठीक. फिर 1765 टू 1772 क्या हो रहा था, डुअल सिस्टम चल रहा था. डुअल सिस्टम मतलब वही जो मैंने भी आपको बताया. ठीक है, कि रूल अंग्रेज कर रहे थे, सारे डिसीजंस वो ले रहे थे, लेकिन डिसीजंस को कैरी आउट कराने की जिम्मेदारी पकड़ा देते भारतीय अधिकारियों पर. ठीक है ना. तो उससे नाम किसका खराब होता, ऑपरेसर कौन लगता, भारतीय अधिकारी. ठीक. तो बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी थी और उन्होंने ये स्ट्रेटजी लास्ट तक किसी न किसी फॉर्म में बनाए रखी. काम वो कराते आपसे, आप ये सोच करके काम करते कि ये तो अंग्रेज हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, और आखिरी में इतिहास जज करेगा आपको. ठीक. फिर
और उन्होंने जो पूरा जमींदारी सिस्टम बनाया वो भी इसीलिए बनाया। जमींदारों से तो भी यही चाहते थे कि भैया हमसे तो हमें मतलब नहीं है, तुम हमें साले को इतना लगान लेके दो। अब जमींदार लगान लेगा, फिर लगान वसूलने के लिए उसके जो लोग हैं उनको भी उसको पैसे वैसे देने हैं, फिर अपना परिवार भी चलाना है। ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा इकट्ठा करेंगे। एम्पावरमेंट ऑफ पेजेंट्री, भैया जो पेजेंट्री थी उसके पास जमीन तुमने छोड़ी नहीं, टैक्स तुमने इतना ज्यादा कर दिया, तो वो अंत में इस लेवल पर आ गया कि वो बेगार करने लगा। बेगार मतलब बिना पैसे के काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी से लोन ले रहा है, उसका लोन चुकाना है, कुछ करना है, तो वो बेगार वगैरह कर रहा था। मनी लेंडर्स बहुत प्रेवलेंट थे, जमींदार जो है वो जमीन ले रहे थे। ठीक है, फिर इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार, ये सब अभी अभी हमने पढ़ा है। स्टैग्नेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भैया किसी को मोटिवेशन ही नहीं था कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, कोई भी आदमी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार था नहीं। फेमाइन एंड पॉवर्टी, बड़ा बढ़िया, between 1850 and 1900 2.8 crore people died in famine। साल के अंदर फेमाइन से मरे। नहीं नहीं, हिटलर ने मारे थे 6 मिलियन जूस, 60 लाख। 3 करोड़ लोग फेमाइन से, ये तो 1900 तक है ना। 3 करोड़ तो उन्होंने फिर एक ही बार में मार दिए ना, उधर बैलिस वाले में। हाँ हाँ, 3 3 6 हो गए, और 1900 से 1950 बैलिस के बीच का बीएम भी उड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो 2.5 3 करोड़ के आसपास लोग जो है मारे गए। और आप एक चीज और समझो, सन 1900 में भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़ तो 47 में थी। 1900 में भारत की पॉपुलेशन है 20 21 करोड़। of Indian agriculture, this was the biggest problem. So basically British plantation owners and British landowners, they were forcing cultivators to cultivate the commercial crops so that they can sell them at the global market at higher prices. That led to immense deterioration of food gain capacity of India, food grain capacity of India. फूड ग्रेन कल्टीवेशन हमारे यहाँ बहुत कम हो गई। क्यों हमारे यहाँ इतने सब्सिक्वेंट फार्मिंग्स हो रहे हैं? हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स हमने उगाने कम कर दिए, और कमर्शलाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, कमर्शियल क्रॉप्स पर, कॉपर, जूट, फलाना ढिकलाना। ठीक, in the later of the 19th century, another significant trend was the emergence of the commercialization of agriculture. So far, agriculture had been a way of life rather than a business enterprise. अगर business enterprise किसानों के लिए होता तब भी हम खुश थे, लेकिन वो किसी और के लिए हो रहा था। Now agriculture began to be influenced by commercial considerations. Certain specialized crops began to be grown not for consumption in the village, but for sale in national and even international markets. Commercial crops like cotton, jute, groundnut, oilseeds, sugarcane, tobacco were the most remunerative than food grains. Again, the cultivation of crops like condiments, spices, fruits, and vegetables could cater to a wider market. Perhaps the commercialization trend reached the highest level of development in the plantation sector, which is mostly owned by the Europeans and produced was for sale in a wider market. मैंने अभी आपको यही बताया. The new market trend of commercialization and specialization was encouraged by many factors: spread of money economy, replacement of custom and tradition by competition and contract, emergence of a unified national market, growth of internal trade, improvement in communication through rail and roads, and boost to international trade given by the entry of British financial capital. लेकिन ये सब आपको देख के लग रहा होगा कि इससे कुछ हमारा फायदा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, for the Indian peasant, commercialization seemed a forced process. There was hardly any surplus for him to invest in commercial crops, given the subsistence level at which he lived. While commercialization linked Indian agriculture with international market trends with their fluctuations, for instance, the cotton of 1860s pushed up prices, but this mostly benefited the intermediaries. And when the slump in prices came in 1866, it hit the cultivated. Bringing in its turn heavy indebtedness, famine, and agrarian riots in the Deccan in 1870s. आप सोच करके देखो
ये जो FAQs हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की वेबसाइट से लिए गए। अब नहीं नहीं, उस पे तो आते हैं। मैं पीछे की कहानी पहले सुना रहा हूँ।
जब अंग्रेजों ने मना किया और मना करने के बाद में उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट लाया, ये वो वाला एक्ट, ये एक्ट नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेज फॉरेस्ट एक्ट लाए और फॉरेस्ट एक्ट का मतलब क्या था कि आप जंगल काट नहीं सकते एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अब समझो, उस समय अंग्रेज यहां राज कर रहे थे, सरकार में अंग्रेज थे, उन्होंने ये कहा हमारी परमिशन के बिना कोई और नहीं जाएगा जंगल में, और कोई और में वनवासी जो ट्राइबल थे वो भी आ गए। तो ये एक्ट ला करके उन्होंने एक साजिश करी और उस साजिश के तहत बाहर निकाल दिया ट्राइबल्स को, वनवासियों को। और जब वनवासियों को बाहर निकाल दिया तो वनवासियों के अंदर एक सेंटिमेंट आ गया, क्या, कि ट्राइब्स वर्सेस नॉन ट्राइब्स, कि हम लोग वनवासी हैं, हम लोग जो है वो ट्राइबल्स हैं, और बाकी लोग जो है वो सारे के सारे बाहरी हैं। अब यहां से एक और प्रॉब्लम होती है, ट्राइबल्स जो वहां के थे या जो वनवासी थे, उनका डायरेक्ट लिंक था वहां के जो जमींदार, भारतीय जमींदार जो रहे होंगे, जो उनसे लगान वगान वसूलते होंगे। अब ये सारे जमींदार जो है वो अंग्रेजों के पिटलग्गू थे, मतलब अंग्रेजों से बड़ा इनका अच्छे रिश्ते थे, क्यों, क्योंकि जमींदारी जो है वो अंग्रेजी उन्हें दिया करता था। तो ये जो जमींदार थे जो भारतीय थे, ये भी अंग्रेजों का साथ देने लगे। तो ट्राइबल्स को ये लगा कि जो भी ट्राइबल नहीं है, जो वन में नहीं रह रहा है, हर वो व्यक्ति हमारे खिलाफ। और यहीं से एक सेंटिमेंट खड़ा होता है, दीकू शब्द चालू होता है, दीकू। दीकू बोला गया, जो बाहरी है, जो नॉन ट्राइबल है, उनको बोला गया दीकू, DEEKU, ठीक। और ट्राइबल्स के अंदर में ये सेंटिमेंट आया कि या तो आप वनवासी हो, और अगर आप वनवासी नहीं हो तो आप बाहरी हो। और ये सेंटिमेंट आज तक है, ठीक। हाँ, ये सेंटिमेंट आज तक है। ट्राइबल्स के अंदर ये सेंटिमेंट आ जाता है कि या तो आप ट्राइबल अगर नहीं हो तो आप बाहरी हो। ये सेंटिमेंट आज तक है, और इसी सेंटिमेंट की वजह से GS पेपर 3 का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद या इंटरनल सिक्योरिटी की सारी समस्याएं शुरू होती हैं, ठीक। तो जो इसका हिस्ट्री है वो यहां पर है कि अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट एक्ट लाया, और उस फॉरेस्ट एक्ट में, उस फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ वो एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी लाए थे, और उस एक्ट से उन्होंने ये बैन कर दिया कि आप लोग जंगल के अंदर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ट्राइब्स एलिनेट होने लगे अंग्रेजों से भी और उनका साथ देने वाले जमींदारों से, ठीक। ये समस्या 1950 के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रही। 1950 क्यों, क्योंकि 47 में हमको आजादी मिलती है, 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान लागू हो जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 2006 तक जो ट्राइबल्स हैं या जो वनवासी लोग हैं, उनकी जमीनों पर उनका हक नहीं था। किसी जमींदार के पास वो जमीनें थी या सरकारी कंट्रोल में थी, और ये सारी चीजें जो है वो जो आपका डेवलपमेंट का तरीका है, जिसे आप डेवलपमेंट कहते हो, उसी हिसाब से हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने डेवलपमेंट की भाषा आप पर नहीं थोपेंगे। और यही चीज आगे बढ़ाने के लिए हम क्या लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और पूरा नाम क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। माने माने ये कि भैया आपके यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट है, ठीक, उस पर अधिकार किसका होगा, वहां रहने वाले वनवासियों का होगा। आइए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें। इट रिकॉग्नाइजेस द फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो लोग भी जंगलों में रह रहे हैं उन पर अधिकार, वहां पर अधिकार किसका है, वहां पे रहने वाले
लोगों का है, ड्वेलर्स का मतलब जो लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कर रहे हैं, उनका वहां पर अधिकार है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया यहां पर देखो, एक अच्छा शब्द है फॉरेस्ट राइट्स, इसका क्या मतलब है? फॉरेस्ट राइट का मतलब क्या है? आपने निषाद राज गुह की कहानी सुनी है? सबरी की कहानी सुनी है? भगवान राम ने जिनके जूठे बेर खाए थे, क्या है, सबरी को जब पता चला कि राम आ रहे हैं तो सबरी ने क्या किया, जंगल में जो सबसे ऐसी चीज उन्हें लगी खाने वाली अच्छी, वो ले गई, बेर लेकर के आई। तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग का मतलब क्या है? जो अपने फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करे, जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो अपनी लाइफ के लिए। आप अगर 2 मिनट के लिए सोचिए, तो हमारा पूरा जीवन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था। आगे, and whereas it has become necessary to address the long standing insect, अच्छा, इससे पहले वाली लाइन का मतलब क्या है कि वो सदियों से रह रहे थे जंगलों में, उसके बावजूद उनको जंगल के अधिकार नहीं दिए गए, ठीक। and whereas it has become necessary to address the long standing insecurity of tenurial and access rights of forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, including those who were forced to relocate their dwelling due to the state development interventions। भाई मान लो आप एक जगह पर रह रहे थे, आपके दादा परदादा वहां पे रह रहे थे, और हमें वहां से बनानी थी सड़क, रोड, हमने आपको हटाना पड़ गया वहां से, ठीक। अब उस स्थिति में क्या हुआ, आप वहां से डिस्प्लेस भी हो गए, हमने आपकी जमीन से भी आपको हटा दिया, और हमने आपको नई जमीन भी नहीं दी। तो ये वाला जो एक्ट है, ये उसकी भी व्यवस्था करता है। फिर अब जरा ये समझते हैं कि भैया फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं, जरा पढ़िएगा भाई अगले 4 मिनट। यहाँ क्या लिखा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बिना ट्राइबल्स को मैनेज किए तो हो नहीं सकती। तो जब भी वो आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स to empower India's tribals, what are the problems with tribals, what we are doing for them, तो उसमें भी पैसा तो आएगा ही आएगा, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। जब वो आपसे इंडियन सोसाइटी के किसी इस तरह के फीचर के बारे में पूछेंगे ट्राइब से रिलेटेड, वहां पर भी आएगा। फिर अगर आप ध्यान दें तो जो ये है role of women and women's organization and population and associated issues and poverty and developmental issues। ट्राइबल एरियाज में पॉवर्टी अगर होगी तो उसको मैनेज करने के लिए उनके हिसाब से स्पेसिफिक प्रोविजन लगाना पड़ेगा ना। वहां हम ये तो कह नहीं सकते कि हम केमिकल की फैक्ट्री लगा दे रहे हैं तुम उसमें जॉब करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? व्हाट इज इंडिया वे ऑफ ग्रोथ है? हाय 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 हाय, गजब, यही सुनना चाह रहे थे, गजब। लौंडा कल से इससे देखने के बाद फॉर्म में चल रहा बिल्कुल, ठीक है। इंडिया वे ऑफ ग्रोथ इज गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, ठीक। और जब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भैया वी आर गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, उसका मतलब हम अल्टीमेट लेवल का ट्राइबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। पैसा यही कहता भी दिखाते हैं, ठीक। अगर हम विमेन से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो तो ट्राइबल्स के विमेन से रिलेटेड अपने इश्यूज हैं, अपने उनका कल्चरल सेट है, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक। तो जहां तक वो कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक फंडामेंटल राइट से कंफॉर्मिटी में है, वहां तक उन्हें होल्ड करना। यहां मैंने राइटर लगा, देखिए भाई, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो प्रीलिम्स का पहला सवाल क्या है? प्रीलिम्स का पहला सवाल क्या है कि भाई इंडिया का विस्तार क्या होगा, इंडिया का विस्तार क्या होगा, कितने स्टेट्स होंगे, किस स्टेट की टेरिटरी कितनी होगी, किसकी बाउंड्री कितनी होगी, ये कहां लिखा हुआ है?
यह संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स होंगे और उन स्टेट्स में कितनी कितनी टेरिटरीज होंगी, ये हमारे संविधान के पहली शेड्यूल में लिखा है। सवाल आया शेड्यूल्स क्या होती हैं? शेड्यूल्स होती हैं अपेंडिक्स। किताब के पीछे आप देखते हो ना कि भाई कोई लेखक है, वो उसको किसी चीज के बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल देनी है, वो वहां नहीं लिखता, वो कहता है पीछे पढ़ लेना, पीछे देख लेना। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। मान लो उन्होंने पंचायती राज मेंशन कर दिया, वो पंचायती राज के कामों की लिस्ट 30 थो 29 थो, उन्होंने कहा कि चलो 11 शेड्यूल में हमने डाल दिया, है ना। तो वो होती हैं शेड्यूल्स, ठीक। क्या तो आर्टिकल 1 हमारा क्या कह रहा है कि भाई भारत में कौन सी टेरिटरीज होंगी और कौन से स्टेट्स होंगे, ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको इस नजर से देखते नहीं है। आइए हम लोग समझें। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये कितना दिमाग लगाया होगा, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की पहली अनुसूची में पड़ेगा कि भारत में ये एरिया होंगे। ऐसा नहीं है कि आप भारत का कोई एरिया किसी को दे दो ऐसे ही। अगर आप भारत का कोई एरिया किसी को दे रहे हो, बांग्लादेश के साथ में हमने जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था हमने वो सेटल करा, हमने थोड़ी बाउंड्री दी, थोड़ी उनसे ली, उसको हमने बाकायदा फर्स्ट शेड्यूल में जाकर के अमेंड करा। भाई एरिया बदल चेंज हो रहा है ना। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है स्टेट्स और टेरिटरीज, मतलब वो कौन सा स्टेट तुम्हारे पास है उसके अंदर कौन कौन से एरिया तुम्हारे पास है। तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट शेड्यूल में जाकर के अमेंडमेंट करना पड़ा कि भैया अभी हमने ये वाले एरिया बांग्लादेश को दे दिए हैं और ये वाले उनसे ले लिए हैं, तो अब हमारे पास में ये टेरिटरीज नहीं है, उनको काट दिया, और ये टेरिटरीज हैं, हमने उनको जोड़ दिया। यानी कि अगर आप भारत के एरिया में कोई चेंज कर रहे हो तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट कैसे होगा? पार्लियामेंट से होगा। इसका मतलब आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप भारत से कोई जगह किसी को दे रहे हो तो। एक बात बताइए, इजंट इट अ वेरी यूनियनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक? यूनियन यानी कि पार्लियामेंट इज डिसाइडिंग कि भारत की। अब आइए आर्टिकल 2 पर। अगर आप आर्टिकल 2 को ध्यान से पढ़ोगे तो पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द और establish new states or such terms and conditions as it thinks fit। समझिए, अगर आप ध्यान दो तो आर्टिकल 2 में है क्या कि पार्लियामेंट ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से स्टेट्स आएंगे। जैसे हमने सिक्किम को लिया, ठीक, 1975 में। तो जब हमने सिक्किम को लिया तो सिक्किम को लेना आर्टिकल 2 था। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ये डिसाइड कर रही है कि हमें किस स्टेट को अंदर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक नई चीज है, आर्टिकल 2 को समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए। क्योंकि अभी जब आप आर्टिकल 3 पढ़ोगे तो आर्टिकल 2 और 3 में आपको एक थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, जो ऑलरेडी बने हुए स्टेट्स हैं, जो ऑलरेडी बने हुए स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम वाज ऑलरेडी अ स्टेट, स्टेट एज इन एक अलग अलग इंडिपेंडेंट वो था सिक्किम, ठीक है। जम्मू कश्मीर जैसे था, ठीक है, तो वो एक अलग रियासत थी। तो हमने कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हों उनको हम देश के अंदर अगर ले रहे हैं तो हम आर्टिकल 2 का यूज करें। समझना, देश के बाहर का कोई स्टेट है जो अभी तक देश का हिस्सा नहीं है, मान लो कल को हम बलूचिस्तान ले लें, कल को हम सिंध ले लें, कल को हम खैबर पख्तूनख्वा ले लें, पंजाब ले लें, ठीक है ना, या काबुल कांधार ले लें, तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाले जो एरियाज हैं, दीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स।
तो हमने क्या किया, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी को ये बोला कि चलो तुम इंडिया के अंदर आ जाओ, और तुम्हारी इंडिया के अंदर आने की शर्तें जो होंगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जैसे मान लीजिए सिक्किम आया होगा सिक्किम आया होगा, तो सिक्किम जब आया तो हमने सिक्किम से कहा कि भाई ठीक है, हम आपके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस करेंगे, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ऐसी होगी और आपके पावर्स ये रहेंगे। तो वो कंडीशंस पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि किन कंडीशंस को फुलफिल करके वो अंदर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी चीज क्या है, इट इज द पार्लियामेंट दैट विल डिसाइड। इट इज द पार्लियामेंट दैट विल डिसाइड दिस, कि किन शर्तों पर उन्हें अंदर लेना है। तो आर्टिकल 2 is for already existing states that are not the part of Union of India and they want to come into the Union of India। तो वो उनके यूनियन ऑफ इंडिया से मदद को या उनके यूनियन ऑफ इंडिया में आने को जो रेगुलेट करता है, जो गाइड करता है, वो आर्टिकल 2। और यहां पर भी किस राज्य को बाहर से अंदर लेना है और उस नए बने हुए राज्य की शक्तियां क्या होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, ये भी यूनियन डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। इसलिए ये भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज का एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का एग्जांपल है, प्रोटेक्टिंग सोवर्निटी का एग्जांपल है, हाँ या ना। भाई पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है ना कि सिक्किम आया तो सिक्किम के पास कितनी पावर होगी, क्या होगी, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल, उसका लाइजन गवर्नमेंट से कैसे होगा, गवर्नर का क्या रोल होगा, कितना सेंटर उसमें दखल देगी, ये सारी कंडीशंस कौन डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है कि भैया तुम नए स्टेट बन रहे हो लेकिन तुम इन शर्तों के साथ बनोगे। तो उस स्टेट को भी उस स्टेट की पावर्स भी कहां से एमिनेट हो रही है, पार्लियामेंट के इस लॉ से एमिनेट हो रही है। पार्लियामेंट के इस लॉ से उनकी पावर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। आर्टिकल 3 पर पार्लियामेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। Listen to me carefully। क्या लिखा है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, ठीक, और उस लॉ से वो क्या कर सकता है, दो स्टेट को, एक स्टेट को तोड़ करके दो कर दे, दो स्टेट को मिला करके एक कर दे, एक की थोड़ी टेरिटरी निकाल करके दूसरे को दे दे, दूसरे की थोड़ी टेरिटरी निकाल करके एक को दे दे। मतलब स्टेट्स की कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक। यहाँ स्टेट्स ये नहीं कह सकते पुष्पा झुकेगा नहीं मैं, है, तो यहाँ झुकने उगने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक। यहाँ जो है वो इज्जत नहीं है स्टेट्स की, संविधान में लिखा हुआ, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो अगर चाहे तो वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नया बना सकती है, दो को तोड़ के एक कर सकती है, दो को मिला के एक कर सकती है, एक को तोड़ के दो कर सकती है, एक की टेरिटरी निकाल के दूसरे को दे सकती है, दूसरे की निकाल के पहले को दे सकती है, कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट। यहाँ है ही नहीं स्टेट, मतलब दैट इज व्हाई वी से इन होल्डिंग टुगेदर इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन स्टेट्स इज डिस्ट्रक्टिबल, यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो क्या अब आपको
लेते हैं कि ओशन करंट को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, बड़ी लेम लैंग्वेज में पहला फैक्टर तो समझ में आ गया होगा, कौन सा? सन, हीट, टेम्परेचर, आया ना? रुको, इसको बाद में समझेंगे, तो एक मिनट पहले एक चीज और आ जाओ। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं ओशन करंट। अब एक बार समझ लेते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ये है चंदू, ठीक, और ये है हम, ठीक। हमने चंदू को लगाया धक्का, बेटा आगे बढ़ो। चंदू ऐसे बढ़ करके फिर यहीं आ गए। हमने कहा तुम फिर यहीं आ गए, बदतमीज कहीं के। हमने फिर धक्का लगाया, फिर ही आगे बढ़ करके फिर यहाँ पे आ गए। हमने फिर आगे धक्का लगाया, फिर ही आगे बढ़ के फिर यहाँ पे आ गए, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है कि चंदू इज इंड्यूसिंग अ मूवमेंट, क्रांति है चंदू, आया है। क्यों? ये पानी है नीचे, ये पानी है, और ये पानी की टॉप लेयर है, आया ना? ठीक। ये विंड चल रही है, ये क्या है? विंड। अब हम पानी के इस बुलबुले की फोकस की बात करते हैं, जिसे हम कहेंगे, ठीक। हवा ने क्या करा? इस बुलबुले को धक्का दिया। जब विंड जो है इस एक पार्टिकल पर धक्का दे रही होगी, तो इसको ये ऊपर उठाएगी। फोटो देखिए आप, जो आपके सामने है। जब इसको ऊपर उठाएगी तो नीचे वाली लेयर्स इस जगह को फिल इन करना चाहेंगी, आया ना? लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, आया ना? तो क्या होगा? ये वापस नीचे गिरेगी। जब ये नीचे गिरेगी तो क्या होगा? ये धक्का देगी जो लेयर वहां पर है, और जब उसे धक्का देगी तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा नीचे, वो लेयर नीचे जाएगी। जब वो नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको वो नीचे धक्का देगी, और जब उनको धक्का देगी तो वो फिर उनको आगे की तरफ ऊपर बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से आपका एक पार्टिकल से उठा हुआ जो मूवमेंट है, और इस पार्टिकल को फोर्स कौन दे रहा है? विंड। वो पूरी की पूरी वेव स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसकी बस एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? ये खत्म तब होगी जब इसको नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी, जब लैंड आ जाएगी। जब लैंड आ जाएगी तो क्या होगा? इसके पास में नीचे जाने की जगह नहीं है। जैसे ही नीचे जाने की जगह नहीं होगी, तो जब बीच पे आप खड़े होते हो और सामने से लहर आती है, तो इसीलिए सफेद बुलबुले दिखते हैं। देखा है? क्यों? क्योंकि वो टकराती है। अब टकराने का नीचे वो जा नहीं सकती, तो वो पूरा एकदम व्हाइट बुलबुले आपके पैरों तक आते हैं, पीछे तक जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेव्स हैं, वेव्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? वेव्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी तेज विंड स्पीड होगी, उतनी ही बड़ी वेव्स आने की संभावना। जितना गहरा ओशन होगा, जितना ओशन होगा, उतना अच्छा वेव आने की संभावना। लैंड आएगी, वेव्स खत्म। सुनामी क्या होती है? सुनामी कुछ नहीं होती है। सुनामी इज लार्ज वेव्स। कभी कहीं वोल्केनो आ गया, कभी कहीं अर्थक्वेक आ गया, और इंडो पैसिफिक, you know that 40% of world's oil supply passes through here. So आपको कभी भी अगर पूछा जाए कि what is the relevance of, what is the significance of Indian Ocean or the strategy of Indo-Pacific or Act East, तो आप क्या बोलोगे? मलक्का स्ट्रेट से 40% ऑयल सप्लाई हो रही है। तो आपने क्या देखा था कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, वहां पर 99% ऑफ एटमॉस्फेयर है,
यानी कि हमारी जितनी भी गैसेज है जो हम सुनते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी और पूरा एटमॉस्फेयर कहां पर प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वी अर्थ इज हैबिटेबल बिकॉज इट हैज एन एटमॉस्फेयर। एंड व्हाई अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर? बिकॉज इट हैज ग्रेविटी। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? अर्थ हैज एटमॉस्फेयर क्योंकि ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी जितनी भी गैसेस हैं उनको नीचे खींच रही है। शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में जब हमारी अर्थ बनी तो अर्थ बनी कैसे? बिग बैंग से बनी, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल था, इनफाइनाइट एनर्जी का और इनफाइनाइटली लो वॉल्यूम का, ठीक। उसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या हुआ कि पूरा आपका सारी एनर्जी वगैरह रिलीज हो गई और उसमें वो आपस में टकराते रहे। टकराने की वजह से हमारे प्लैनेट्स बने। जब शुरुआत में हमारे प्लैनेट बने तो क्या हुआ? बहुत, क्योंकि कोलिजन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा, पूरा मतलब आग के गोले बिल्कुल थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि डीगैसिंग वगैरह होने की वजह से ठंडा होने चालू हुए। जब ठंडे होने चालू हुए तो क्या हुआ कि अर्थ का कंपोजिशन इस तरह से, तो आसान भाषा में हुआ क्या? टू मैनी सीडिंग साइट, ठीक, और एरोसोल का स्मॉलर साइज। जब ज्यादा सीडिंग साइट हो गई तो एरोसोल का जो साइज है वो छोटा हो गया। और जब एरोसोल का साइज छोटा हो गया तो इतना बड़ा है नहीं कि ग्रेविटी उसको पुल कर सके, इतना बड़ा है नहीं कि सैचुरेशन पॉइंट आ सके, तो बारिश नहीं होती है। इसलिए अगर कोई पूछे कि पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज पर इंपैक्ट क्या है, ये इंपैक्ट है पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज पर। टू मैनी सीडिंग साइट्स, smaller aerosols will disturb the rainfall pattern. Yes or no? A judicial view has been expressed that the followers of the Hindu religion, as much even though numerous and divided into many sects and subsects, can be regarded as a religious denomination. For it were not so, then why an institution belonging to a sect or subsect of Hindus would get the protection of Article 26 and institution belonging to the Hindus generally would be deprived of that protection. मैंने अभी यही बोला आपको कि हिंदुओं के अंदर कितना भी कोई छोटा बड़ा रिलीजियस डिनोमिनेशन हो उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा. The term denomination can be used in larger or a narrower sense depending on the context, and therefore all the followers of a religion may quite appropriately be regarded as constituting a religious denomination. The Swaminarayan Sampradaya has been held to be not a religion distinct and separate from the Hindu religion. A law enacted by the Bombay legislature threw open every place of public worship which was open to all sections and classes of Hindus. The court ruled that the Swaminarayan sect was not distinct and separate from the Hindu religion. The temples belonged to sect fell under the ambit of the act. The Hindu sections of the Arya Vaishya community who worship goddess Matha Kanya Kaparameshwari are not denominational section for the purpose of 26(1) and 26(d). The benefit of Article 26 is not confined to minority groups only. Underline. एक फिर से एमसीक्यू बनाइए. पूछ क्या? The benefit of Article 26 is not confined to minority groups only. मतलब अब हम कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला, कौन से बेंच उसके दिमाग में क्या रहा होगा अब हम क्या जाने, यही बोलना पड़ा. उनसे पूछ क्या हो. ठीक, 6 जो इन पे हो सकता है उनका कोई नेचर ऐसा हो कि वो बिल्कुल ही सेम हो, कुछ उनकी डिस्टिंक्टनेस ना हो, सिर्फ मैनेज प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए अलग से कह रहे हो. 6 though in majority in Punjab constitute a religious denomination and can thus claim the benefit of Article 26. मतलब 6 जो है, they can manage their gurdwaras, they can manage who will go in, who can go out, who will bear the जो खंदा जो, ठीक, और उसमें तो वो खड़े रहते हैं वहां अमृतसर में वाले लेके कि भाई नो, है ना. क्या The term religious denomination in Article 26 means a religious sect having a common faith and organization and designated by a distinctive name. 3 चीजें हैं: common faith, an organization, and designated by a distinctive name. The word religious denomination take their color from the word religion. Therefore, in case of a denomination, there must be a common faith with the community based on religion, and the community members must have common religious tenets peculiar to themselves. मतलब कह रहे हैं कि 26 का आधार, 26 is an article of religious freedom. How many of you understand? 26
is an article of religious freedom. Just a minute. भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों की पूजा करने वाले, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग चीजों में मानने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, मतलब पीपल हु रिस्पेक्ट, people who practice different religions, who speak different languages, people who are indulged in different vocations, all of these kind of people are living together as one in the country that is called Bharat. So the idea is, for you, secularism is peaceful coexistence. समझना, सेक्युलरिज्म के दो मायने हैं। टॉपिक आज का टॉपिक, आज और आगे कुछ दिनों का टॉपिक है क्या? What is secularism? Its tenets, its historicity और उसका वेस्ट से कंपैरिजन। किसी भी व्यक्ति को देखिए, हमारे एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे एग्जांपल्स, जूइश लोग पूरी दुनिया में परसिक्यूट होकर के इंडिया है, सिर्फ इंडिया में उनका परसिक्यूशन नहीं हुआ और उनको पीसफुली यहाँ पर रखा गया और बाकी सारे रिलीजन्स के साथ में वो यहाँ पर फले फूले। पारसीज पूरी दुनिया से परसिक्यूट होकर के इंडिया आए, इंडिया वाज द लैंड दैट गेव देम शेल्टर। शिया मुस्लिम्स पूरी दुनिया से परसिक्यूट होकर क्या है? इंडिया वाज द लैंड। ईरान के बाद में आज सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम्स इंडिया में है, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम्स इंडिया में है। क्रिश्चियंस हो, मतलब ये वो लैंड है जहां परसिक्यूटर और परसिक्यूटेड साथ रहते हैं। शियाओं को परसिक्यूट किया सुन्नियों ने, सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है उनका, ठीक है। इस्लाम ने परसिक्यूट किया जूइश को, आज वो दोनों यहाँ रह रहे हैं। इस्लाम ने परसिक्यूट किया क्या कहते हैं, पारसियों को, आज वो दोनों यहाँ रह रहे हैं। तो ये वो लैंड है जहां पर परसिक्यूटर और परसिक्यूटेड दोनों लोग जो है वो साथ में यहाँ पर रह रहे हैं। Leveraging technology to improve coverage, widening the scope of telemedicine to provide telenutrition services for these vulnerable groups present opportunities. ठीक है। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव कवरेज। अभी आज क्या है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाने से डर रहे हैं। आज जो है वो एक ये सेंटिमेंट है कि भाई हम घर पे ही सारा वो कर लें। तो टेलीमेडिसिन सर्विसेज को जो है वो हमें किस तरीके से हम रैंप अप कर सकते हैं और उसका क्या स्कोप है, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक ही टेलीमेडिसिन सर्विसेज है, परेशान ना हो। ठीक है, वो बहुत ऑर्डरली प्लान किया है सारा कुछ मैंने। Platforms such as Arogya Setu, primarily designed for contact tracing, shares a user base of nearly 100 million people. Can be used for promoting messages around care for pregnant women, newborn and low birth weight, and healthy eating habits besides mobile and radio channels. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं भाई एक बहुत छोटी सी बात है कि जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं किन चीजों के लिए? जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, न्यूबॉर्न है, जो लो बर्थ वेट वाले हैं, ऐसी चीजों का ट्रेस रखने के लिए भी हम उन्हें कर सकते हैं और हम उनको इंफॉर्मेशनल मैसेजेस भेज सकते हैं कि भाई आप जो है वो अगर प्रेग्नेंट है तो आप ये करें, अगर आप नहीं है तो आप, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये करें, अपने बच्चे के लिए आप ये करें। तो उस यूजर बेस को जो है वो हम टैप कर सकते हैं फॉर फर्दर थिंग्स। अब जैसे लोग कितने अंधे होते हैं, लोगों ने, जबकि पहले दिन से ये चीज क्लियर थी कि आरोग्य सेतु है, given the explosive pace of technological development allied with the sheer creativity of tech-savvy teachers and entrepreneurs, including student entrepreneurs, it is certain that technology will impact education in multiple ways, only some of which can be foreseen at the present time. New technologies involving artificial intelligence, machine learning, blockchains, smart boards, handheld computing devices, adaptive computer testing for student development, and other forms of educational software and hardware will not just change what students learn in the classroom, but how they learn. So suppose if you have a good technology company giving innovative solutions in education, then they are transforming how you look at education, right? Then and thus these areas and beyond will require extensive research both on the technological as well as educational fronts. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और इस पर सवाल पूछा भी गया है 2020 में और आगे भी पूछा जाएगा।
use and integration of technology to improve multiple aspects of education will be supported and adopted, provided these interventions are rigorously and transparently evaluated in relevant contexts before they are scaled up. बहुत अच्छा कह रहे हैं, जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आप इम्प्लीमेंट करोगे उनको आप पहले क्या करेंगे, आप पहले उनको स्केलेबल बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि क्या वो टेक्नोलॉजीज, क्या वो चीजें बहुत बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट हो पा रही हैं क्या, क्योंकि अगर वो स्केलेबल है तभी वो सफल है और तभी वो बड़े लेवल पर चेंज कर पाएंगी। ठीक है,